विकसित भारत के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, नए इनोवेशंस का, उससे कई ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है कि जो हमारे यूथ में या जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो करेज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने देश के प्रति उनका जो सम्मान, उनका प्रेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो हमें सीखने को मिलता है उन लोगों से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आज जैसा कि हमने बात करी कि आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड हम मना रहे हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ को जो इंसान, जो व्यक्ति अपने लाइफ में अपनाते हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया है इस देश को, आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं अभय कुमार सिंह जी का। आप कॉमेडोर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। आपने अपने देश को अपनी सेवाएं दी, अपना जीवन समर्पित किया। अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें, स्वाधीनता दिवस की बात करें, तो आपके जीवन में इस दिन का अगर एज एन ऑफिसर बात करें, क्या महत्व है? स्वतंत्रता हर देश की जान होती है। एक देश अपने से खुद निर्णय ले सके, अपनी नीतियों के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपनी सुरक्षा नीतियों के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ये मान के चलें तो 17वीं सदी में भारत विश्व के आर्थिक इकोनॉमिक शेयर का लगभग 24% हिस्सा था। 200 साल की जब हम किसी दूसरे देश से शासित हो रहे थे, एक सिस्टमिक वेल्थ एक्सट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण 1947 में जब हमारी आज़ादी हुई तो हमारा विश्व की इकोनॉमी में शेयर घट के 4% आ गया था। एक विकसित देश से हम एक बहुत गरीब देश की श्रेणी में आ गए थे। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई दूसरे के शासन में, हम अपने शासन से, हम अपने तंत्र को, अपनी सुरक्षा को, अपनी आर्थिक नीतियों को धीरे धीरे लेके आए हैं। आज 80 साल हो गए हैं स्वतंत्रता के, और हम भारत विश्व की सबसे बड़ी 6 आर्थिक व्यवस्थाओं में एक हैं। तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको हमें याद करना चाहिए। तो इसमें युवा शक्ति के योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी भी हमने सुनी उनकी बातें। युवा शक्ति को आप इस दौर में अगर हम इकोनॉमी की बात करें, उसमें आप कैसे देखते हैं? आप ये बात के चलिए कि भारत आज विश्व में एक यंग देश माना जाता है, यूथ देश माना जाता है। हमारा मीडियन एज 28 साल के करीब है, और 15 से 30 साल हमारा आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। आर्थिक व्यवस्था में इसको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड देश की अर्थव्यवस्था की गति को आगे रखने में बहुत मायने रखता है। अभी से लेके 1947 तक ये डिविडेंड हमारे साथ रहने वाला है, और युवा शक्ति का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा कि देश की इकोनॉमी, जो अभी मिडिल इकोनॉमी है, उसको हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी में लेके जाएं। सर, हम इंडिपेंडेंस डे के करीब जा रहे हैं, ऑन 5th, वी आर टुडेज 12th, और लेकिन अगर हम जब भी देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे जैसी इंस्टेंसेस आते हैं या डेज आते हैं, तो आमतौर पे जो हम आम आदमी हैं उनमें पेट्रियाटिज्म जाग जाता है या फिर दिखाने लगते हैं। लेकिन अगर हम आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें, तो वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं वो पेट्रियाटिज्म रहता है, हमेशा, ऑल द टाइम। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान है और एक अ पर्सन हु सर्विंग द नेशन, ये दोनों के बीच में पेट्रियाटिक डिफरेंस कैसा आप देखते हैं? दरअसल अगर जिस निगाह से मैं देखता हूँ, जो वर्दी पहनते हैं उनका ही सिर्फ राष्ट्र प्रेम नहीं रहता है, हर एक नागरिक का एक राष्ट्र प्रेम रहता है। वर्दी के साथ हमारी जिम्मेवारियां हैं सैनिक के चलते, देश के लिए की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए वो हमें एक देश ने एक जिम्मेदारी दी है। लेकिन देश के हर एक नागरिक के ऊपर उतना ही राष्ट्र प्रेम है। एक सैनिक अपने राष्ट्र प्रेम का स्रोत अपने नागरिकों से ही पाता है।
अगर नागरिक देश हित में सोच रहे हैं तो सैनिकों का उत्साह बढ़ता रह जाता है, ये समझने की बात। तो सर हमने भी बात करी युवा शक्ति की, तो हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन भी इंडिया पूरे विश्व से कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लेकिन हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे किस तरह के यूथ लेड स्टार्टअप्स और इनोवेशन हम देख रहे हैं जो देश को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं? एक बात सबसे पहले तो जो सुरक्षा जो है, देश की सुरक्षा जवानों के हाथ में है, तो सैनिक को जवान मानते हैं। देयर इज ऑलवेज ए यूथफुल प्रोफाइल इन द मिलिट्री, अनलाइक एनीवेयर एल्स। वी ज्वाइन यंग एंड वी ऑल्सो लीव फोर्सेस यंग। हम जल्दी भर्ती होते हैं और सेवानिवृत्ति भी हमारी जल्दी होती है, सिर्फ इस कारण से ताकि हम एक यूथफुल प्रोफाइल अपनी फौज का बना के रखें। और जो लोग अपनी सेवा क्रम पूरा करके निकलते हैं वो एक बहुत ही प्रशिक्षित ट्रेंड प्रोफेशनल के ऊपर समाज को ज्वाइन करते हैं और जो इसके बारे में वो सामाजिक प्रक्रिया में योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो एक फौज की नौकरी हो गई। अभी देश के विकास में हम बाकी आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से हम सहयोग देते हैं। अगर आपको मालूम हो तो पिछले कुछ दिनों में एक अग्निवीर प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें हम और ये फौज में भर्ती का एक नया तरीका है कि एक यंग यूथ ज्वाइन करता है फौज को, उसके पास हम उसको 5 साल के लिए फौज में ज्वाइन कराते हैं और 5 साल के बाद उसको आज़ादी है कि वो अगर हमारे साथ आगे काम करना चाहता है या फिर 5 साल के अपने अनुभव को लेके बाहर जाना चाहता है, तो वो भी एक नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया में फौज का योगदान है। सिमिलरली हमारे जो सैनिक होते हैं अक्सर 15 से 20 साल की नौकरी के बाद वो समाज में वापस जाते हैं यूथफुल प्रोफाइल के लिए और वो फिर समाज में सामाजिक कार्यों में योगदान दे सकते हैं। बिकॉज जब तक हम वर्दी पहनते हैं हमारा मूल काम और सिर्फ काम देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जी, आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन्स की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या क्या विकास देख रहे हैं, इनोवेशंस देख रहे हैं मेक इन इंडिया के माध्यम से? अभी दरअसल प्रोग्रेसिवली कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए जब तक सुरक्षा सामग्री अपने देश में नहीं बनाएगा, वो किसी और पे अगर डिपेंडेंट रहेगा तो एक उसकी सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ी कमी है और एक डिपेंडेंसी बन जाती है आपको किसी और देश में, जो हो सकता है कि आपके मुश्किल के समय में आपके पास नहीं रहे। दूसरी बात ये होती है कि जो उस सामान को खरीद में आप पैसा तो अपने वेल्थ को, नेशनल वेल्थ को किसी और को दे रहे हैं। इसके कारण से आत्मनिर्भर भारत सुरक्षा नीतियों में एक काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यूअस प्रयास रहा है जो पिछले 15-20 सालों में ज़्यादा उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ज़्यादा उसकी महत्ता दी गई है। अगर मान के चलें तो एक ज़माने में, मैं अपने नौसेना की बात कर रहा हूँ, हमारे जो युद्धपोत थे, वॉरशिप्स थे, वो बाहर से खरीदे जाते थे। आज की तारीख में हमारे जितने युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं, वो इंडिया में बनते हैं और प्रोग्रेसिवली उनके कंपोनेंट को अगर देखें तो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज लगभग 80 से 85% तक जो जहाज में लगने वाले इक्विपमेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, वेपन्स हैं, वो हम अपने देश में बना रहे हैं। और सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के साथ साथ प्रयास एक ये भी रहा है कि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक एक्सपोर्ट करे अपने इक्विपमेंट को, वो भी धीरे धीरे तो ना केवल आप बनाएं, आप पूरे विश्व तक वो वेपन्स पहुंचाएं। जी बिल्कुल। जैसे अगर जान के चलें तो एक ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो भारत की तीनों फौजियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अभी प्रोग्रेसिवली फिलीपींस को इसका सौदा किया गया था। हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के साथ भी इसको सौदा किया जा रहा है। तो वो ये तो एक कटिंग एज है, लेकिन उसके अलावा गन्स हैं, एमिनिशन हैं,
एमिनेशन एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के रह गया। भारत एक एमिनेशन मैन्युफैक्चर का एक केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है। तो इसके बारे में ये है कि हम अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, एक आय का साधन भी बनाने का प्रयास है साथ में। और ये भी विकसित भारत की ओर एक पहला कदम है। और यूथ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो नवसेना की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो नई एनर्जी जेन जी हैं जो भर्ती हो रहे हैं अभी सेना में, उनमें आप किस प्रकार की नई पेट्रियाटिक एनर्जी या नई यूथफुलनेस देखने को मिलती है? नौसेना अपने आप में एक बहुत ही तकनीकी फोर्स है, बहुत ही टेक्निकली इंक्लाइंड फोर्स है। और जिसमें हमारी भर्ती भी जो है वो हम साइंस स्ट्रीम से लोगों को लेते हैं। और ज़्यादातर जो आजकल के यूथ हैं और जो हमारे यंग नौसैनिक हैं, वो उनकी जो टेक्निकल फेमिलियरिटी है उनको अपने नौसेना की लाइफ में एडजस्ट करने में बहुत मदद करती है। और प्रोग्रेसिवली जो मैंने अपनी नौसेना के सर्विस में देखा है, इंक्रीजिंगली जो हमारे यूथ हैं वो शिक्षित हैं, बहुत ही उत्साहित हैं और अपने आप को, अपने देश को, अपनी नौसेना को बढ़ाने के लिए बहुत ही जागरूकता से व्यवहार करते हैं। तो जो जेनजी एक अप्रोच है कि वो जिम्मेवारियां उतना नहीं उठाना चाहते, वो शायद मेरा अनुभव उससे अलग हटके है। मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारियों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और तकनीकी फेमिलियरिटी होने के साथ वो ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, उनको अपने काम में बेहतरी से इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेडिकेटेड तो है ही, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी इक्विप्ड हैं। ये तो हो गई वर्तमान की बात, लेकिन अगर हम पास्ट में जाते हैं तो बहुत सारी नौसेना से संबंधित ऐसी कहानियाँ होंगी जो कभी किसी तक पहुँची नहीं है। तो ऐसी कोई कहानी आप हमारे साथ साझा करना चाहें? दरअसल एक बहुत ही वो क्या बोलते हैं, अनदेखा सा विषय रहा है कि जो रॉयल इंडियन नेवी थी, उसका एक स्वतंत्रता में के संग्राम में एक बड़ा सहयोग रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को। एक्चुअली ऐतिहासिक लोग उनको लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी मानते हैं। 1857 के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जबकि वो एक चिंगारी थी जिसने हमारे इंडिपेंडेंस के टाइमलाइन को एक्सेलरेट कर दिया था। 18 फरवरी 1946 को नौसेना के नौसैनिक, बम्बई से बात शुरू हुई थी, लेकिन देश के हर एक नौसेना के उस समय के जो ये थे फैली थी, उन्होंने एक हड़ताल करी थी, जिसमें बम्बई के नागरिक लोग भी शामिल हुए थे। लगभग 78 जहाज और 20,000 नौसैनिक इस स्ट्रगल में और म्यूटिनी में, जो हम अप अपराइजिंग कहते हैं, एक्चुअली उस समय म्यूटिनी माना जाता था, एक इसके कारण उन्होंने 78 जहाज़ों के ऊपर जो ब्रिटिश फ्लैग्स थे उनको नीचे करके राष्ट्रीय फ्लैग, उस समय कांग्रेस का झंडा चढ़ाया था। और वो फिर 7 दिनों के बाद से बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने अगुवाई करके इसको ख़त्म कराया था। लेकिन वो एक चिंगारी जंगल की आग बदल के उन्होंने ब्रिटिश समाज की नींव को चोट पहुंचाई थी। चूँकि जब सैनिक समर्थन देना बंद कर दे तो साम्राज्य का चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो थे, और एक बहुत ही यंग नौसैनिक थे, बिलाई चंद्र दत्त, बीसी दत्त माना जाता है, 22 साल के थे। उन्होंने एक दीवार पे क्विट इंडिया लिखा था। वो HMIS तलवार हुआ करता था जिसके दीवार पे क्विट इंडिया लिखा था, और उसके कारण उनको पकड़ के एक आइसोलेशन में डाला, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। और जिसके कारण से नौसैनिकों में एज इट इज राष्ट्र में जो आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक प्रक्रिया चल रही थी,
इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की, तो उनका तो एक प्रभाव था ही था, लेकिन उसमें ये एक हल्की सी जो चिंगारी है वो उसने जंगल की आग की तरह एक मूवमेंट बनाया था, और जिसके कारण से ही ये माना जाता है कि एक्चुअली हमारा इंडिपेंडेंस जून 1948 में होने वाला था। लेकिन चूंकि व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके कारण से इसको एक्सेलरेट करके 15 कितनी अहम भूमिका रही है नेवल फोर्सेस की, कितना अहम योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि ये सभी बातें जो है वो कहीं ना कहीं हमें आज भी प्रेरित करती हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। लेकिन जैसे हमने पैट्रियोटिज्म की बात करी, ये कहीं ना कहीं वो साल के 3-4 दिनों पे ही अक्सर जागता है, जब हम तिरंगे को भी नमन करते हैं, हम नेशनल एंथम भी गा लेते हैं। लेकिन क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ सिटीज़न हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारनी चाहिए अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं? तो ये एक वो क्या बोलते हैं, एक हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होता है, सिविक ड्यूटी होती है। देश के प्रति अटैचमेंट, समाज के प्रति अटैचमेंट, उसको अलग से नहीं देखा जा सकता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे ही देश की याद नहीं रखनी चाहिए, हमें अपनी देश की याद हर दिन रखनी चाहिए। और पार्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन ही नहीं, जब भी मुसीबत आती है तो हमें देश की याद आती है। और वो देश मुसीबत के समय तभी काम होगा जब हम हर रोज उस देश के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब भी मुसीबत आती है, मुसीबतों की बात आपने करी है, तो आपने भी अपने करियर में ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे, और सभी जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं वो फेस करते हैं। तो क्या वो एक चीज़ है जिससे आप अपनी, बिकॉज जो करेज होता है मुसीबत के समय कहीं ना कहीं वो नीचे जाने लगता है, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं? वो फौज में एक प्रशिक्षण एक हिस्सा है जो आपको मॉडिफाई करती है। हमारी एक मसल मेमोरी होती है, और एक समूह का हिस्सा है, साथ में प्रशिक्षण करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और उस प्रयास की तरफ जाते हैं। करेज अपने आप में अकेली चीज नहीं होती है। एक्चुअली सैनिकों के बीच में ये एक प्रशिक्षण से पैदा हुई एक चीज है, जो उस समय आप सोचते नहीं हैं। आप अपनी ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण है, उसकी दौरान जो आपको बताया गया है आपकी, और ये नहीं है कि सैनिक प्रशिक्षण, आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी देखिए तो इन सोच के कोई क्रिकेटर कोई शॉट इस तरह से देना है, या अगर हमें टेनिस में अपना बॉल इस तरह से फेंकना है, वो नहीं, वो आपकी मसल मेमोरी उस सिचुएशन के साथ आपको अडेप्ट करती। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ एक बार पुनः आपका और बाकी सभी वीर फौजी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन हमारे देश की सेवा करने के लिए। हम आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और उम्मीद रखते हैं कि हम अपने देश को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और आप सब, आपका भी बहुत सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।